अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 53 सेक्सी अदाएं मेरी, लैला मेरा नाम। लैला उस मैगजीन को हाथ में लिए काफी देर तक यूं ही खड़ी रह गई थी। राहुल ने जब उसे यूं ही खड़े देखा तो पुकार कर कहा, आखिर इस मैगजीन में ऐसा क्या दिख गया जो नजर ही नहीं हट रही। लैला ने जैसे ख्वाब से जागते हुए उसे देखा और हाथ में वो मैगजीन पकड़े हुए धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आ गई। ये दिख गया मुझे, और तब से यही सोचे जा रही हूं कि सुधांशु मेरे बारे में ऐसी खबर कैसे छाप सकता है। इतने अच्छे से मिला था हर बार वो मुझसे, और देखिए किस तरह की बातें लिखी हैं। राहुल ने जब उसे ऐसे परेशान देखा तो हाथ बढ़ाकर वो मैगजीन थाम ली और कहा, देखो जरा। कहकर वो भी सरसरी तौर पर वो रिपोर्ट पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोला, ओ कम ऑन लैला, इतनी छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देते। ये जो रिपोर्ट सुधांशु ने फ्री में छापे हैं ना, तुम्हें मालूम नहीं है, एक्ट्रेसेस लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसे रिपोर्ट्स पैसे देकर छपवाती हैं ताकि इंडस्ट्री में, पब्लिक के बीच में वो लोग न्यूज में बनी रहें। राहुल ने उसे इस तरह समझाया तो वो सोच में पड़ गई थी। तब राहुल ने आगे कहा, अगर तुम्हें इंडस्ट्री में रहना है, आगे बढ़ना है ना, तो फिर इन सब की आदत डाल लो। क्योंकि अगर तुम कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, इन्हीं सब बातों में उलझी रही ना, तो फिर तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। लेकिन ये सब सच तो नहीं ना? हमारे बीच ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ जिस तरह से इसने छाप दिया है। लैला ने बेचैनी से कहा तो राहुल उसे समझाते हुए बोला, सच क्या है ये सिर्फ तुम और मैं जान रहे हैं, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में तो पार्टी के बीच ही तुम मेरी कार में आ बैठी, फिर मेरे ही साथ चली भी आई, और फिर तब से अब तक मेरे घर में ही हो, तो लोगों को क्या लगेगा? इसलिए कह रहा हूं, तुम कितनों को अपना सच बताती फिरोगी, और तुम्हारे सच को सच मानेगा कौन? अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभी राहुल उसे समझा ही रहा था कि तभी दरवाजे से आवाज आई, ओए मेरा राहुल पुत्र, तूने तो कहा था कि बस हल्की सी चोट लगी है, और यहाँ तो तू पैर तुड़वा कर बैठा है। कहते हुए वो अंदर आए और तभी उनकी नजर लैला पर पड़ी। उन्होंने चौंकते हुए पूछा, मिस लैला, इतनी सुबह सुबह यहाँ? राहुल ने उन्हें पूरी बात बताते हुए लैला के यहाँ होने का रीजन बताया और फिर बोला, लैला ने मेरा खूब ख्याल रखा काका। कहते हुए उसने थैंकफुल नजरों से लैला को देखा। जवाब में लैला भी उसे देखकर धीरे से मुस्कुराने लगी थी, जबकि शाह साहब ने ये सब देखकर दिल ही दिल में सोचा, चलो अच्छा हुआ राहुल ने खुद ही इस लैला के साथ अपनी सेटिंग कर ली, वरना खामखा मुझे परेशान करता रहता। वैसे कितनी जल्दी इस लैला की भी झूठी मासूमियत की कलई खुल गई। महीने भर पहले क्या कोई सोच भी सकता था कि इतने ड्रामे करने वाली लड़की इतनी आसानी से राहुल के साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी। राहुल से कुछ और बातें करके शाह साहब वहां से चले गए थे, लेकिन जाते जाते जिस निगाह से उन्होंने लैला को देखा था वो उसे कुछ चुप सी गई थी। वो तो अब इन नजरों को बखूबी पहचानने लगी थी। अपनी तरफ उठती हुई ऐसी कितनों की नजरें झेली थी उसने, अब तो उसे गिनती भी याद नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर खाने का इंतजाम करने के लिए किचन में चली आई। उधर पाहूजा मैंशन में नाश्ते की टेबल पर पाहूजा साहब ने कहा, आगे क्या करना है सुजॉय? मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी फिल्म के लिए देर नहीं करनी चाहिए। तुमने लीड एक्टर के लिए नाम सोच लिया? सुजॉय ने नाश्ता करते हुए कहा, हाँ डैड, लेकिन पता नहीं इतना बड़ा एक्टर मेरे साथ काम करने के लिए राजी होगा भी या नहीं, क्योंकि अब सभी को पता है कि सुजॉय मोशंस के लिए फिल्में अब आप नहीं मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अब तक तुमने जितना भी काम किया है वो काफी अच्छा रहा है, तुम्हें तारीफें भी मिली हैं। शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर के तौर पर तो तुमने कितने अवार्ड्स भी जीते हैं। कोई जाने या ना जाने, मैं तो तुम्हारी कैपेबिलिटीज जानता हूं। बस एक फीचर फिल्म बनने की देर है, फिर दुनिया भी जान लेगी कि तुम इस फील्ड में क्या रेवोल्यूशन ला सकते हो। तभी लतिका जी ने कहा, अरे बिल्कुल, भला अच्छा क्यों नहीं करोगे तुम? बस ये फिल्म पूरी हो जाए तुम्हारी, फिर कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा देनी है। लतिका जी कहते हुए उसे प्यार से देखे जा रही थी।
हर माँ की तरह बेटे को लेकर उनका भी एक ही सपना था कि अपने बेटे के सिर पर सेहरा बंधा हुआ देखे। लेकिन सुजॉय ने यह बात सुनकर कुछ झेपते हुए कहा, माँ, ये शादी ना हो गई जैसे 10th के बाद 12th की पढ़ाई हो गई, करनी ही पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े थे। तभी पाहूजा साहब ने कहा, तुमने बताया नहीं किस हीरो के लिए सोचा है? सुजॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर कपूर। कबीर कपूर? पाहूजा साहब ने चौंकते हुए नाम दोहराया। फिर खाते हुए हाथ रोककर उन्होंने कुछ फिक्र भरे अंदाज में कहा, काफी टफ शख्सियत चूज की है तुमने। तुम्हें पता है ना वो कितना अक्खड़ और मूडियल हीरो है? सुजॉय ने कॉन्फिडेंस भरे लहजे में कहा, पता है डैड, मगर ये तो सोचिए, अगर उसने हाँ कर दिया तो फिल्म के हिट होने के चांसेस 99% तय हो जाएंगे। ओके, तो बात करके देखो, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो मान लेना चाहिए उसे। गुड लक। पाहूजा साहब ने कहा तो लतिका जी जल्दी से बोली, मैं भगवान जी से तेरे लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगी। माँ और डैड से बातें करके सुजॉय का मन अभी बेहद हल्का लग रहा था। अब बस उसे कबीर कपूर के हाँ करने का इंतजार था। लंच के बाद राहुल ने लैला से कहा, मैं अगर ठीक रहता तो तुम्हें अपना पूरा घर खुद से दिखाता, लेकिन किस्मत देखो, तुम आई भी हो तो मैं इस लायक नहीं हूं अभी। उसकी बात सुनकर लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप ठीक रहते तो शायद ये सब कुछ ऐसा नहीं होता जैसा हो रहा है। कहते हुए उसकी नजरें कमरे की दीवारों पर घूम रही थीं। उसकी बात सुनकर राहुल भी मुस्कुरा उठा। तभी लैला की नजरें राहुल की माँ की तस्वीर पर जा ठहरी। उसे बरबस ही अपनी माँ की याद आ गई, लेकिन उसने जल्द ही खुद को अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ भटकने से रोक लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो अपने पुराने नाते रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। इसलिए उसने अपनी नजरें दूसरी तस्वीरों की तरफ मोड़ ली। वहां राहुल के बचपन से लेकर अब तक की काफी सारी तस्वीरें लगी थीं। वो एक एक करके सारे फोटोज के बारे में राहुल से पूछती जा रही थी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तभी एक तस्वीर पर जाकर लैला की नजरें टिक सी गईं। 8-9 साल का राहुल जिस शख्स की गोद में बैठा हुआ था, वो न जाने क्यों लैला को काफी जाना पहचाना सा लग रहा था। ये कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। उसकी बात सुनकर राहुल हंस पड़ा। कहाँ देखा है तुमने इन्हें? वही तो याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं। लैला ने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा। तब राहुल ने उस तस्वीर की तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम ही क्या, ये तो हर किसी को जाने पहचाने से लगेंगे। इतनी बड़ी हस्ती हैं ये, कबीर कपूर। इंडस्ट्री में पिछले 12 सालों से हीरो का रोल कर रहे हैं। मुझे तो ये जानकर हैरत हो रही है कि तुम इन्हें पहचान कैसे नहीं पाई। उसने जैसे ही ये बताया वैसे ही लैला को याद आया, एक बार गांव में बड़ी सी गाड़ी में सरकार की तरफ से कोई फिल्म दिखाने आए थे। वो इन्हीं कबीर कपूर की फिल्म थी। जबकि राहुल बताता जा रहा था, कबीर काका पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं इनका बहुत बड़ा वाला फैन था। काका भी मुझे बेहद मानते थे, यहां तक कि अपनी सुपरहिट फिल्मों में ये जैसे स्पेशल कपड़े पहनते थे, मुझे भी वैसे ही कपड़े गिफ्ट करते। उनकी तरह कपड़े पहनते हुए मुझे बचपन से ही उनके जैसा हीरो बनना था। फिर काका बहुत बड़े हीरो बन गए, और एक बार जब कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो उसके पास छोटों के लिए वक्त कहाँ रहता है। कहते हुए राहुल की आवाज में एक दर्द सा उतर आया था, जिसे लैला ने सीधे अपने दिल पर महसूस किया। वो राहुल जिससे वो पहले मिलती रही थी और ये राहुल जिससे वो अब मिल रही थी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। लैला के मन में चल रहे ख्यालों से परे राहुल ने कुछ ठहर कर कहा, वैसे तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूं, शाह काका ने नर्स का इंतजाम भी कर ही दिया है। मैं भी अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। बाकी ये पट्टी तो अभी 1.5 महीने रहेगी, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। उसने जब ये कहकर लैला का चेहरा देखा तो उसकी नजर राहुल पर ही टिकी हुई थी।
जैसे वो यकीन करना चाह रही हो। बचा ही नहीं हूँ, राहुल ही कह रहा है ना। उसकी बात सुनकर लैला भी हंस पड़ी। बेयकीनी से देखते हुए पाकर कुछ सीरियस होते हुए कहा, मजाक से परे, बस पता है इतना कहूंगा कि शायद अच्छा हुआ जो मेरी हड्डियां टूट गईं। करूंगा भी क्या, वरना मैंने कल से आज कर पाने की रियलाइज किया है शायद वो कभी नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं उसके बारे में लैला के भी कुछ ऐसे ही ख्याल थे, लेकिन उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। बस कोने वाले टेबल से अपना पर्स उठाते हुए बोली, अपना ख्याल रखिएगा, चलती हूँ, बाय। वहां से निकलकर लैला सीधे अम्मा के ढाबे पर आ गई। अम्मा ने जैसे ही उसे आते हुए देखा, भागती हुई उसके पास आकर बोली, कहाँ रह गई थी आप बेटा? कहते हुए उनकी नजर लैला के माथे पर लगी चोट पर जा ठहरी। ये चोट कैसे लगी? लैला ने उनका हाथ थामकर उन्हें शांत कराते हुए कहा, अरे अम्मा कुछ नहीं, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मुझे तो बस ही हल्की सी चोट लगी, लेकिन राहुल बेचारे की हड्डियां टूट गई, इसलिए कल उसी के घर रुक गई थी। उसने इतने आराम से राहुल के घर रुकने की बात कही कि अम्मा चाहकर भी कुछ कह नहीं पाई। हाँ, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वो इस बारे में लैला को एक बात जरूर समझाएंगी। इसलिए रात में सोने के लिए लेटते वक्त उन्होंने लैला के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मुझे नहीं पता बेटा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन इस दुनिया में रहकर जितना मैंने सीखा है, चाहती हूं कि उन तजुर्बों को आपके साथ भी बांट लूं। लैला ने उनकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, अम्मा कहती ही नहीं, मानती भी हूं आपको, इसलिए जो भी कहना है बगैर किसी भूमिका के, बगैर ये सोचे हुए कि मुझे अच्छा लगेगा या बुरा, बस कह डालिए। अम्मा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं यहां बंबई आई थी ना, तो मैं भी यही सोचकर आई थी कि मैं एक बड़ी हीरोइन बनूंगी। 2-3 फिल्मों में भीड़ का हिस्सा बनने से ज्यादा और कभी कोई कामयाबी नहीं मिली। हाँ, ये जरूर हुआ कि मौके का लालच देकर जिसका जैसे दिल चाहा उसने मुझे वैसे इस्तेमाल किया। आखिर में जब खाने के लाले पड़ गए, तब कहीं से कर्ज लेकर सड़क के किनारे वड़ा पाव बेचने लगी और फिर धीरे धीरे पैसा जमा करके यहां इस ढाबे तक आ बसी। उनकी कहानी सुनते हुए लैला की आंखों में कुछ हैरानी सी उतर आई थी। अम्मा ने आज से पहले इन बातों का जिक्र ही कहां किया था। अम्मा ने अपना बोलना जारी रखा हुआ था, इंडस्ट्री में बिताए कुछ महीनों से बस यही सीखा, मर्दों की इस दुनिया में आपकी अहमियत तभी तक है जब तक आप उन्हें आसानी से मिलती नहीं। जिस दिन आप तक उनकी पहुंच आसान हो जाती है ना, ठीक उसी दिन से उनकी जिंदगी में आपकी जरूरत खत्म हो जाती है और फिर आप कहीं की नहीं रहती। अम्मा के लहजे में तजुर्बे का ऐसा सबक था कि उनकी ये बात लैला के मन को छू सी गई। उसने अम्मा की आंखों में देखते हुए कहा, मैं ये बात गांठ बांध कर रखूंगी अम्मा, हमेशा ख्याल रखूंगी इसका। उसके वादे के बदले में अम्मा मुस्कुराकर रह गई और धीरे धीरे उसे थपकियां देती रहीं, यहां तक कि लैला की आंखें लग गईं। अगले दिन अम्मा ने अभी ढाबा खोला ही था कि तभी वहां एक आदमी आते हुए बोला, अम्मा, वो लैला मैडम इधर कोई रहती है ना? अम्मा ने उसे गौर से देखा। वो कुछ डार्क कॉम्प्लेक्शन लिए शक्ल से ही काया इंसान लग रहा था, जिसके सिर के ऊपर के बाल तो नहीं थे, लेकिन पीछे के बाल कुछ ज्यादा बड़े थे। अम्मा को ऐसे घूरते देखकर उसने कुछ झुंझुलाते हुए कहा, अम्मा, पहले मैडम को बुला लो, मेरा एक्सरे बाद में निकाल लेना तुम। उसके टोकते अम्मा ने जल्दी से कहा, हाँ अभी बुलाती हूं, आप बैठिए ना। कहकर वो अंदर कमरे की तरफ जाकर लैला को बुला लाई। लैला ने आंखों में सवाल लिए उसके सामने बैठते हुए कहा, जी कहिए। उस आदमी ने किसी मस्खरे की तरह मुस्कुराते हुए बताया, जी मेरा नाम मधुकर, डायरेक्टर सुंदर जी का असिस्टेंट। सुंदर जी को जानती है ना आप? लैला ने एक नजर अम्मा को देखकर इनकार में सिर हिलाया। उस आदमी ने कुछ नागवारी से उसे देखा और फिर वापस से अपने अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, कोई बात नहीं,
अब जान लेना, बहुत फिल्में बनाई हैं उन्होंने। मुद्दे की बात यह है कि उन्होंने आपका गाना देखा। क्या आग लगाया है आपने पर्दे पर। आई शपथ, आज से पहले ऐसी अदा इंडस्ट्री में बस हेलन में देखी है, और दूसरी आप। उसने लैला की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन लैला ये सब सुनकर कुछ उकताते हुए बोली, वो सब ठीक है, आप अपनी बात बताइए। क्या बताऊं मैडम, बस ये समझ लीजिए सुंदर सर ने आपका वो गाना देखा और तय कर लिया कि आपसे एक गाना तो करवाना ही करवाना है। अब क्या ही बढ़िया ऑफर भेजा है उन्होंने, एक गाने के पूरे 15,000 रुपए। बस सर चाहते हैं कि आप हमारी फिल्म में एक गाना कर दें। ये देखिए, मैं आपको सुनाने के लिए गाने के बोल भी लिखवा कर लाया हूं। कहकर उसने अपनी जेब से एक पेपर निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। मेरे हुस्न के चर्चे गली गली, मेरा जिस्म मचा दे एक खलबली, सेक्सी अदाएं मेरी जा ले लेंगी तेरी, छुरियां चला देगी तुमको जला देंगी, बोलो क्या पियोगे मेरे होठों का जाम, लैला 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 है मेरा नाम। मधुकर बेहद छिछोरे अंदाज में गाने की लाइंस पढ़े जा रहा था, जबकि अम्मा और लैला दोनों वो लाइन सुनकर एक दूसरे का मुंह तके जा रही थी। हे भगवान, अब क्या मैं ऐसे गानों पर डांस करूंगी? लैला ने एक गहरी सांस लेते हुए बेचैनी से मन ही मन सोचा। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब